नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो चुनावी मौसम है, नेता अक्सर कुछ ना कुछ बयान ऐसे दे देते हैं जिनको लेकर सियासी भूचाल आ जाता है। और ऐसा भूचाल इस बार पुरुषोत्तम रूपाला की तरफ से आ गया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते मंत्रियों में से एक पुरुषोत्तम रूपाला ने कुछ ऐसा कह दिया है कि गुजरात के जो क्षत्रिय समाज है उसमें उबाल आ गया है, आक्रोश आ गया है। बात यहां तक पहुंच गई है कि वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, उनकी उम्मीदवारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस बात पर भी संकट है। भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा प्रेशर क्षत्रिय समाज की तरफ से इस वक्त है। क्या परिस्थिति है और ये परिस्थिति किस तरफ लेकर जा रही है, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो किधर जा रहा है ये लोकसभा चुनाव गुजरात में, क्योंकि क्षत्रिय समाज अगर नाराज हो गया भारतीय जनता पार्टी से तो क्या इफेक्ट, क्या इंपैक्ट इसका हमको देखने को मिल सकता है? देखिए, आमतौर पर इस वक्त देश में क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसका आप जो नतीजा है वो आप देखते हैं। कई राज्यों में जो सरकारें हैं उसमें प्रमुख भूमिकाएं क्षत्रिय समाज के लोगों को मिली हैं। और ऐसे में ये जो खबर आप बता रहे हैं इसका सामने आना, ये अपने आप में एक आश्चर्य में डालने वाली बात है। और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रिकॉर्ड है, 26 में से 26 सीटें, 2014 में भी और 2019 में भी। तो ऐसे में अब सामने अगर कोई ऐसी बात आ जाए जिसमें कि उसके समर्थक वर्गों में ही आपसी तनातनी हो जाए तो वो चिंता का विषय हो जाएगा। और यही हुआ है गुजरात में, खासतौर पर सौराष्ट्र में। देखिए, सौराष्ट्र एक ऐसा रीजन है जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, पटेलों का गढ़ है। और भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मैं समझता हूं, सन 89 से लेके अभी तक मात्र 2009 को छोड़ करके कभी लोकसभा की सीट वहां से हारी ही नहीं है। राजकोट की सीट जो बनती है वहां कभी हारी ही नहीं है आज तक। लिहाजा एक सेफ सीट है, पटेल समुदाय का एक सेफ सीट माना जाता है राजकोट को। तो जिन मंत्री जी की आप चर्चा कर रहे हैं, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, वैसे तो वो करीब करीब 70 साल के हैं, लेकिन पहली दफा वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि केंद्र में मंत्री हैं बहुत दिनों से, राज्यसभा में थे, लेकिन राज्यसभा से हैं। और पहली दफा वो मंत्री, माफ करें, लोकसभा सांसद बनना चाहते हैं। और देखिए, एक विघ्न आ गया है। और वो विघ्न ये है कि वो चुनाव प्रचार के दौरान मार्च के महीने में घूम रहे थे। तो एक जगह दलित समुदाय के कुछ लोगों को उन्हें एड्रेस करना था, भाषण देना था। तो रॉ में बोलते चले गए, बोलते बोलते ये कह गए कि जो क्षत्रिय समाज है उन्होंने तो अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। और उसके बाद फिर अपनी बात को और ज्यादा साबित करने के लिए कुछ और भी बातें कही। और ये जब बातें कही गई तो जाहिर है वीडियो बना इसका। भाषण दे रहे नेताजी तो वीडियो बनता ही है। और वो जो वीडियो है वो सर्कुलेट हो गया। देखिए, जाति विशेष, समाज विशेष या धर्म विशेष के बारे में नेता अक्सर अवॉइड करते हैं किसी भी जाति विशेष के बारे में बोलने में। तो ये बात जब कही गई कि क्षत्रिय समाज ब्रिटिशर्स के सामने झुक गया और उसने झुक करके लाभ उठाया, और भी ऐसी बातें जो हम आप नहीं कहना चाहेंगे, तो क्षत्रिय समाज हमारे पूरे देश में एक अपनी प्रतिष्ठा और स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। और उन्हें ठेस पहुंची खासतौर पर उस इलाके में। और उसके बाद से जिद पकड़ लिया वहाँ की क्षत्रिय समाज ने। और चूंकि उनके बयानों में क्षत्रिय समाज की महिलाओं का भी जिक्र आ गया था, तो महिलाएं सड़कों पर आ गईं। और क्षत्रिय महिलाएं सड़कों पर आ गई और विरोध इतना ज़बरदस्त
हो रहा है अभी कि ये तय कर लिया गया है क्षत्रिय समाज के द्वारा कि इनकी उम्मीदवारी को भारतीय जनता पार्टी वापस ले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसका ऐसा विरोध करेंगे, हम किसी भी हद तक चले जाएंगे। अब वहां पर आप जानते हैं कि चाहे वो पटेल समाज हो, जो कि वहां का सबसे मजबूत, सबसे प्रभावशाली समाज है, जिससे आते हैं पुरुषोत्तम भाई रूपाला, पटेल कड़वा पाटीदार हैं ये। वहाँ दो तरह के पटेल्स होते हैं, कड़वा और लेहुआ, तो कड़वा पाटीदार हैं ये। तो पटेल समाज हो या क्षत्रिय समाज हो या किसी भी समाज में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त पकड़ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और उसका नतीजा आप हमेशा देखते हैं। पर यह भी अपने आप में एक सच है कि भारतीय जनता पार्टी की उतनी बड़ी मौजूदगी के बावजूद कांग्रेस और अब तो थोड़ी बहुत आम आदमी पार्टी भी अपनी स्थिति को वहां पर अगर मजबूत नहीं तो दर्शाने में तो सफल रहे ही हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वर्ग भी वहां पर है, चुनाव हारता रहा है लेकिन सक्रिय रहा है। और आपको याद होगा कि जो इस असेंबली के पहले वाले जो असेंबली चुनाव हुए थे उसमें तो फासला बड़ा कम रह गया था कांग्रेस और बीजेपी का, जो सीटें आई थी उसमें तो 80 और 90 का कुछ फासला इस तरह से रह गया था। तो सारे समाज अमूमन सपोर्ट करते हैं और क्षत्रिय समाज भी खासतौर पर बीजेपी के साथ। लेकिन इस बयान ने अचानक से पूरे क्षत्रिय समाज को एकदम विरोधी बना दिया है। और अभी मैं नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो खड़े हैं, उस कैंडिडेट विशेष के विरोध में वो खड़े हो गए हैं, पुरुषोत्तम भाई रूपाला के। अब देखिए उनकी भी किस्मत, साल 2002 में वो आखिरी चुनाव लड़े थे और 22 सालों बाद फिर से वो चुनाव लड़ने जा रहे थे। डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो वो राज्यसभा से और वैसे आते ही रहे। और प्रधानमंत्री मोदी के वो इस तरह से बहुत प्रगाढ़ जान पहचान में से आते हैं कि वो आमरेली जो जिला है उस जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे जब मोदी जी संगठन महासचिव थे भारतीय जनता पार्टी के। तो उस दौर की दोनों की दोस्ती है। और जैसे जैसे मोदी जी बढ़ते चले गए वैसे वैसे पुरुषोत्तम भाई रूपाला भी, और एक वक्त तो मुझे याद है वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे। और कहा यह जा रहा था कि अगर पटेलों में किसी को चुनना है तो पुरुषोत्तम भाई रूपाला को चुना जा सकता है। तो आप ये सोचिए कि एक ऐसे कद का आदमी जिसे सीधे प्रधानमंत्री जानता है, जिसकी उम्मीदवारी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का टिकट प्राप्त करना कोई आसान बात तो है नहीं, तो वो टिकट भी उनके पास है। लेकिन अचानक से क्षत्रिय समाज ने अपने स्वाभिमान को एक ऐसा विषय बनाया है और ऐसी उनकी जो बात लाइन जो आई है उनके खिलाफ, उसको अचानक से हम पा रहे हैं कि वो एक चुनावी मुद्दे में तब्दील हो गया है और वो चाह रहे हैं कि इस कैंडिडेट को वापस लिया जाए। मैं उस कैंडिडेट मतलब रूपाला जी का बैकग्राउंड आपको इसलिए दे रहा था कि वो कितनी बड़ी शख्सियत रखते हैं, लेकिन क्षत्रिय अड़ गए हैं तो अड़ गए हैं। और वहाँ के समाज में आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इस बात से नाराज़गी, 16 अप्रैल को पर्चा दाखिल करना है और आज देखिए 5 या 7 रोज बचे हैं, 7 मई को चुनाव होना है। और अगर मान लीजिए कि वहाँ की 2600 सीटों पर फैला हुआ क्षत्रिय समाज नाराज हो जाता है, अपनी स्वाभिमान को उससे जोड़ लेता है, वो बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, ये सच है। CR पाटिल वहाँ के प्रेसिडेंट हैं स्टेट बीजेपी के और बड़े प्रभावशाली नेता हैं। सूरत के बगल में नवसारी सीट से चुने जाते हैं और लगातार चुने जाते हैं, हालांकि है महाराष्ट्रियन, लेकिन गुजरात में बहुत उनका रसूख और बड़े विश्वास पात्र वो प्रधानमंत्री मोदी के सीधे टच में रहने वाले लोग, उनके सामने उन्होंने भी बहुत प्रयास किया है, माफ़ी भी मांगा गया है, लेकिन अड़ गए सो अड़ गए। अब कह रहे इस उम्मीदवार को आप हटाइए और जो नहीं हटाते हैं तो हम फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगे। बीजेपी क्या रिस्क लेगी, क्योंकि मोदी शाह का गढ़ कहा जाता है गुजरात में इस बार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ हम सबने देखा। मतलब गजब का जो लहर कही जा रही थी वो देखने को मिली। तो
लोकसभा चुनाव का आपने बताया है कि किस तरह से सारी सीटों पर क्लीन स्वीप होता आया है। इस बार 400 पार का नारा है, और इस बीच क्या ये रिस्क लिया जाएगा कि रूपाला जी को बैक स्टेप ना किया जाए, किसी दूसरे उम्मीदवार को ना उतारा जाए? देखिए, आपके दोनों विकल्पों में भारतीय जनता पार्टी की रुसवाई है। किरकिरी तो दोनों में हो जाएगी। और इस तरह से वो 26 में 26 तो नहीं आएगा ना, अगर अचानक से कोई इस तरह के कदम उठाने लगे, पीछे हटने लगे। देखिए, एक चुनाव जमीन पर जीता जाता है और एक दिमाग और दिल से भी जीता जाता है। लेकिन हमने देखा भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी की छवि उससे ऊपर कुछ नहीं है, और उनकी छवि को अगर डेंट लग रहा है क्षत्रिय समाज की तरफ से, क्योंकि जब वो भी प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे और गुजरात जाएंगे और क्षत्रिय समाज उनसे नाराजगी व्यक्त करेगा, तो वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। तो वो नहीं चाहेंगे कि हमारी इमेज पे कोई डेंट पड़े, और बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है। क्या हम ये इस बात को नहीं भूल सकते 10 सालों में पिछले? तो रूपाला जी को भी कर दिया जाए तो इसमें क्या कोई आश्चर्य की बात होगी? देखिए, मसला केवल रूपाला जी तक नहीं है सीमित, एक व्यक्ति का मसला नहीं है। आप ऐसे इसको देखिए कि पुरुषोत्तम रूपाला किस समाज से आते हैं, और अगर आपने पटेलों को वहां पर नीचा दिखा दिया क्षत्रियों के आगे, तो क्या होगा? तो यानी कि अगर क्षत्रिय समाज जो है संतुष्ट होगा तो पटेल नाराज हो जाएंगे, और अगर पटेल समाज संतुष्ट होगा तो फिर तो क्षत्रिय विधाता नाराज यही हैं। है। अब देखिए, पटेलों की स्थिति क्या है। 182 विधायक होते हैं विधानसभा में गुजरात के। 46 विधायक सिर्फ पटेल समाज से हैं, उसमें से 41 भारतीय जनता पार्टी से हैं। आप उस प्रचंड जीत का आधार देखिए जिसकी बात आप कर रहे थे। जो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की इस बार विधानसभा चुनाव में हुई, उसका आधार आप देखिए, पटेल ही तो हैं उसका आधार। उन्होंने ही इस जीत को सुनिश्चित किया है। और इस बार तो जितने विरोधी थे पटेल, चाहे वो हार्दिक पटेल हो या और कोई हो, सब साथ आ गए थे। बिल्कुल। अल्पेश ठाकुर, ये अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल गए चुनाव में, यही दोनों तो विरोध के पहचान बने थे 2017 वाले में। आप याद करें, बिल्कुल 2017 के चुनाव में जो एक बगावत हुई थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसमें दो चेहरे थे, एक हार्दिक पटेल, दूसरा अल्पेश ठाकुर। अल्पेश ठाकुर बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, पर जो लार्जर फोल्ड है क्षत्रियों का, उसमें गिने जाते हैं। गुजरात में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहां पर ओबीसीज में भी आते हैं क्षत्रिय। वहां पर वही एक राज्य है जहां पर इस तरह से। तो क्या है कि ठाकुर समाज वो भी, और वो इस तरह से क्या होता है कि जब बड़ा समाज हो गया है, मूलतः क्षत्रियों का समाज बड़ा हो गया है, क्योंकि ठाकुर समाज भी उसमें से जुड़ गया और जो बैकवर्ड्स थे उनको भी जोड़ा गया, तो एक बड़ा समाज है आज की तारीख में। यही दोनों रेजिस्टेंस कर रहे थे, और आपने देखा था कितना जबरदस्त रेजिस्टेंस हुआ था हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर का। कालांतर में जीतू भगनानी तीसरे थे, जो कि हाँ, एक जो दलित नेता है, माफ करें मैं नाम भूल रहा हूं, तो वो तीनों मिलकर के रेजिस्टेंस का चेहरा बने, जिसमें से दो बीजेपी में आ गए, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर। और आज की तारीख में दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब मान लीजिए कि आज की तारीख में अगर पीछे हटा दिया जाए पुरुषोत्तम रूपाला को, इतना मजबूत एक आधार मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी पर विश्वास है, अमित शाह पर विश्वास है। और आप एक चीज बड़े गौर से मार्क करते होंगे, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, पर हमेशा नियमित यात्रा गुजरात की करते हैं दोनों। हमेशा, गांधीनगर तो कंस्टिट्यूएंसी है उनकी, लेकिन अमित शाह इस बात को कभी भी नहीं भूलते हैं कि वो हमेशा नियमित यात्रा अहमदाबाद की करते हैं, गुजरात के विभिन्न जगहों की करते हैं। प्रधानमंत्री भी जब भी समय मिलता है, वो कोई ना कोई कार्यक्रम उनका लगता ही रहता है। गांधीनगर का हो, सूरत का हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कई दफे वो जाते हैं
मेहमान कोई आते हैं विदेशी तो लेकर के नहीं जाते चले। हैं। तो गुजरात को उन लोगों ने जिस तरह से एक बनाया है, भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ बनाया है, उसमें प्रयास लगा है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो गया है। कांग्रेस बहुत दिनों तक साथ थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। कांग्रेस गुजरात में शासन कर रही थी और उस दौर में एक खम करके बनाया था माधव सिंह सोलंकी ने, क्षत्रिय हरिजन आदिवासी, ऐसे KHAM, ये एक बनाया गया था खम। और क्षत्रिय अहिर है ना, अच्छा। इस तरह से एक 4 का बनाया था खाम। और उस खाम में और मुस्लिम्स, M से मुस्लिम्स आते थे, तो KHAM है ना। तो ये बनाया क्षत्रिय हरिजन अहिर और मुस्लिम्स, अहिर नहीं आदिवासी, क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुस्लिम और मुस्लिम्स, खाम बनाया था। और खाम ने जो रिकॉर्ड बनाया था 149 सीट्स आउट ऑफ 182, वो इसी बार टूटा है 152। सोचिए कि कितना मजबूत वो गठबंधन बनाया था खाम का। माधव सिंह सोलंकी, उन्हीं के बेटे हैं भरत सिंह सोलंकी, जो आज की तारीख में वहां राजनीति में है। और आप ये देखिए कि क्षत्रिय समाज का वो पावर था, उस पावर को लूज करना, धीरे धीरे पटेलों का ऊपर आना। और आज की तारीख में अब पटेल से आइडेंटिफाई होता है पूरा का पूरा गुजरात का जो पावरफुल एलीट है। और तो एक चीज लूज हुई क्षत्रियों से। अभी मुझे याद है कि एक कंट्रोवर्सी वहां चल रही थी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना, तो सरदार पटेल, उनकी सबसे बड़ी जो यूं कहें कि जो कंट्रीब्यूशन है भारत को नेशन स्टेट का एक आकार देने में, वो है कि प्रिंसिपैलिटीज और किंगडम्स को, छोटे छोटे जो रजवाड़े थे उनको मिला करके उन्होंने 562 रजवाड़ों को मिलाया। गुजरात में भी बहुत थे और वो भी सरदार पटेल की बात मानकर मिल गए। उन लोगों ने मांग की कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है उसके नीचे उन रजवाड़ों का नाम भी लगे, है ना। उनके भी लोगों की बात रह जाएगी कि इनके कहने से अपने रजवाड़ों तक को दे दिया गया था। क्षत्रिय इस बात में बहुत टची हो जाते हैं और वो अपने सैक्रिफाइसेस को चाहते हैं कि लोग गिने। तो उन्होंने कहा हमने रजवाड़े दिए, वो हो नहीं पाया, बड़े दुखी थे। ये बात जो है वहां के समाज में ये हुआ नहीं। रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सर्विस उनका घटा है, पॉलिटिक्स में घटा है, जैसे कि हमने बताया पटेल्स टेक ओवर कर गए हैं। तो बहुत सा फैक्टर्स था जो धीरे 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 कर करके अंदर अंदर सुलग रहा था। और अचानक ये जो बात सामने आ गई, इसने एक तरह से जो है नाराज कर दिया है। और दबी हुई जितनी भी नाराजगी थी वो ऐसा लगता है फूट कर बाहर आ गई है। अब देखिए, इलेक्शन में ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं, कुछ ही दिन गिनती के बचे हुए हैं। इससे पहले क्योंकि तीसरे चरण में शायद वहाँ पर जिस सीट का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, हाँ, 7 मई को है, 7 मई को वहाँ पर वोटिंग होनी है। ज़्यादा समय अब बचा नहीं है। इससे पहले इस नाराज़गी को दूर कर लिया जाए या फिर ये जो नाराज़गी हमको दिख रही है अभी, इसको दबा दिया जाए या छिपा दिया जाए, उससे क्या बात बन पाएगी? और आगे रास्ता क्या बचता है भारतीय जनता पार्टी के इतने कम समय में? देखिए, इसका दूसरा पक्ष हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया, और वो ये है कि किस चीज को अवॉइड करना चाहेगा बीजेपी। वहां पर एक नेता है प्रदेश कांग्रेस के जो CLP है, यानी कि वहां का जो विधायक दल है कांग्रेस का। कांग्रेस ने तो बहुत कम सीटें जीती इस बार, आप जानते हैं, लेकिन छोटा सा विधायक दल है, उसके नेता है परेश धानानी। वो भी अमरेली से ही है, जहां से पुरुषोत्तम रूपाला है। तो अमरेली से वो है, और उनकी ख्याति क्या है कि मात्र 26 साल की उम्र में 2002 में उन्होंने ही पुरुषोत्तम रूपाला को चुनाव हराया था, जिसके बाद पुरुषोत्तम रूपाला दोबारा चुनाव नहीं लड़े। 22 सालों बाद फिर लड़ रहे हैं। तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया परेश धानानी ने, और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये द्रौपदी के चीरहरण जैसा मामला है और इसमें मैं चुप नहीं रहूंगा, और मैं चुनाव लड़ूंगा राजकोट का, अगर सामने से भारतीय जनता पार्टी पुरुषोत्तम रूपाला को ही खड़ा रखती है। अच्छा, अब ये देखिए सेंटिमेंट जो है वहां का,
जो एक क्षत्रिय नाराज है उस सेंटिमेंट के ऊपर अब पॉलिटिकली भी लोग सक्रिय हो गए हैं, तो वो सेंटिमेंट को ये तो कैश एक करने मौका लगे। है इंडिया गठबंधन अब के वो लिए आ गए, मौका अब वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। उन्होंने कहा था कि मेरी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, और वो बड़े बड़े लोगों को हरा चुके हैं चुनाव में। पुरुषोत्तम रूपाला को भी उन्होंने हराया। इसके अलावा और भी 2-3 ऐसे हैं, वो वहां की राजनीति में एक जाइंट किलर के रूप में जाने जाते हैं तो कांग्रेस के, पर वो कई बार बड़े बड़े लोगों को भारतीय जनता पार्टी के वो चुनाव हरा चुके हैं। तो उनकी उम्मीदवारी को और उनकी दावेदारी को बहुत आसानी से नहीं देखा जा सकता है। हो सकता है कि इसी तरह के मौके को वो कैच करते हो और पॉलिटिकली बड़े साउंड हो, वो उतर गए हैं मैदान में कि मैंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब मैं चुनाव लड़ूंगा। अब देखिए ये है, दूसरा पक्ष ये है कि आप बड़ा सीधा है कि आप पटेलों को समझा बुझा लीजिए, लेकिन पटेलों को अगर आप समझा बुझाएंगे और क्षत्रिय को आगे बढ़ा देंगे तो वहां के समाज में प्रॉब्लम होना शुरू। अगर नहीं समझाएंगे और बोलेंगे नहीं नहीं पुरुषोत्तम रूपाला साहब लड़ेंगे, तो क्षत्रिय समाज केवल गुजरात में नहीं, बगल के राजस्थान में है बिल्कुल, और राजस्थान के कुछ नेता जाकर के वहां प्रचार भी करते हैं। ऐसा भी देखा गया है। भाई बनासकांठा और माउंट आबू में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, बगल बगल का राज्य है, तो वहां प्रचार भी करते हैं। और कुछ लोग प्रचार करना जाकर शुरू भी कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद एक लार्जर समाज है क्षत्रियों का पूरे देश में, तो एक गलत मैसेज नहीं उनको जाए, ये भी बीजेपी की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में अब मुझे जो जानकारी मिल रही है थोड़ी बहुत, उसमें यह है कि उनकी उम्मीदवारी बनी रहे इस बात के लिए तो तैयार नहीं है क्षत्रिय समाज के लोग। अब नहीं, सड़कों पे उतरा है भाई। हाँ, और कैसे हटे वो, उसको हटाने के क्रम में पता चला कि पटेल लोग नाराज हो गए। अब क्या करें, और क्षत्रिय नाराज होते हैं तो वो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो बहुत दूर तक मामला चला जाता है। तो ये जो पेच है, इसमें या तो गृह मंत्री नहीं तो प्रधानमंत्री। और देखिए ऐसा है, गुजरात समाज की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। थैंकफुली इन दोनों के दोनों नेता जिनका हम लोगों ने जिक्र किया, ये ना पटेल समाज से आते हैं ना क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो ये एक निष्पक्ष भाव से वहां जा सकते हैं। मैंने एक चीज देखा है कि अभी भी गुजरात के जो लोग हैं वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को अपने बहुत ज्यादा निकट पाते हैं। जैसे कि हमारे लिए तो प्रधानमंत्री और बड़ा डिस्टेंस जैसा रहता है, उन लोगों को वो फील नहीं होता है। वो तुरंत जो है कोई ना कोई माध्यम से प्रधानमंत्री तक, कोई ना कोई माध्यम से गृह मंत्री तक, उनका अपना एक भाषा है, अलग है, वो खट से पहुंच जाते हैं। वो ऑब्वियसली मैं मानता हूं वो उनके राज्य के हैं तो ज्यादा आसान होगा ही होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पर वो लोग तुरंत एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, रेजोल्यूशन उन्हीं से होना चाहिए। वहां पर तो भूपेंद्र सिंह पटेल भी है ना, जो कि मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र भाई पटेल कहाँ सोल्यूशन दे पा रहे हैं? मार्च के आखिरी सप्ताह से अब इतने 2 सप्ताह बीत गए, सोल्यूशन नहीं आ रहा है। अब वो लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं या कर रहे होंगे कि ऊपर से इंटरफेरेंस हो और उस इंटरफेरेंस के जरिए ही हम मानेंगे। अब क्या मैटर यहां तक पहुंच जाएगा? क्या सोल्यूशन वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के स्तर पर होगा? क्या होगा? सारी निगाहें उस ओर है, क्योंकि लोकली अहमदाबाद के लेवल पर, गांधीनगर के लेवल पर ये मैटर सॉल्व हो जाए, इस बात की संभावना अगर होती तो CR पाटिल साहब जो है, बड़े करीबी है प्रधानमंत्री के और वहां के प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो कर लिए होते। मान नहीं रहे हैं। ये नेता के स्तर पे नहीं है, ये समाज के स्तर पे है, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। और इसलिए चिंता भी वहाँ के स्टेट नेतृत्व को हो रही है, क्योंकि देखिए रिकॉर्ड कायम रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बार जब चुनाव लड़ रही है तो तीसरी दफा चुनाव लड़ रही है, और तीसरी दफा में 400 का नारा भले दिया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर कई फैक्टर्स आएंगे। बड़ा लक्ष्य इसीलिए रखा गया है, जो कि कई बार होता है कि आप जब सत्ता में रहते हैं तो बहुत से फैक्टर्स जन्म ले लेते हैं। 2014 में वो बदलाव वाली बात थी, सब लोगों ने वेलकम किया था। 2019 में पुलवामा हुआ तो एक बहुत भावनात्मक उबाल था, उसका लाभ हुआ। इस बार उस तरह का लाभ कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा, और अगर ये स्थानीय मुद्दे उठापटक में
खींचतान में कुछ हो गया, कोई ऐसा नहीं है ना कि राष्ट्रीय मुद्दा कोई बड़ा है तो लोग कहेंगे कि आप एक सीट पर इनको नहीं हटा पा रहे हैं, हम आपसे मांग रहे हैं, हम पूरे देश में आपका समर्थन करते हैं। तो इस तरह की लाइनें जो होती हैं बड़ी दिक्कत पैदा करती हैं। और ऐसे में देखना पड़ेगा कि जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि इंसिडेंटली गुजरात से ही ताल्लुक रखता है, वो इस मैटर को कैसे सॉल्व करता है। एक छोटी सी बात कर्नाटक की भी कर लेते हैं, इतनी बात हुई है अगर। कर्नाटक में प्रहलाद पटेल को लेकर भी एक लिंगायत समुदाय के जो संत हैं वो खड़े हो गए हैं, और वहां पर भी एक केंद्रीय मंत्री बनाम जो समाज के बीच, क्योंकि लिंगायत समुदाय कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है हमेशा से, तो ये टकराव भी, मतलब एक तरफ वहाँ दो समुदायों में टकराव है गुजरात में, कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति क्या देखने को जो मिल रही है वो नुकसान पहुंचाएगी, क्या होगा? आप जब कर्नाटक जाएंगे हिमांशु, तो पाएंगे वहां मठों की जो राजनीति है वैसी राजनीति तो पूरे देश में मैंने नहीं देखी। मठ जो है वोट कंट्रोल करते हैं, और वो बड़ा एक पैरेलल चलता है। किसी भी बड़े नेता को चुनाव जीतना है तो मठ का आशीर्वाद चाहिए, और वहां पर दो जो बड़े कम्युनिटी है, देखिए हर जगह कम्युनिटी का मसला फंस रहा है और ये सच भी है। धीरे धीरे वो जातीय पहचान जो है ना वो सबसे प्रमुख होती जा रही है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उसने जातियों को जो है वो प्रमुखता दे दी है। तो वहां वोकालिगा और लिंगायत, वोकालिगा जैसे गौड़ाज है ना, और उनके जो सबसे बड़े नेता वहां जो कहलाते थे, अभी तक जो कहलाते थे, वो पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी। हालांकि अब डीके शिव कुमार जो कि कांग्रेस के है नेता और अभी राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, वो सबसे बड़े नेता कहलाने लगे हैं। और गौड़ास जो है यानी कि जो वोकालिगा है वो कांग्रेस के साथ, और जो लिंगायत है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। और लिंगायतों में सबसे ज्यादा बड़ा नेता वहां पर येदियुरप्पा। इसलिए आपने देखा होगा कि तमाम आरोप लग जाए, कुछ हो जाए, लेकिन फिर वापस उनको लेके आते ही आते हैं येदियुरप्पा को बीजेपी वाले। अब देखिए येदियुरप्पा की ताकत है मठ, वहां पर जितने जो लिंगायत मठ है वो उनकी ताकत है। सबसे ज्यादा आशीर्वाद उन्हीं को ही प्राप्त है मठों का। और देखिए जब आप नाम ले रहे हैं तो ये जो है ये लिंगायत सियर है, लिंगायत वहां पर पुरोहित है जो कि उतर गए हैं मैदान में। अब ये कह रहे हैं कि प्रहलाद जोशी को हटाइए। प्रहलाद जोशी उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है। प्रहलाद जोशी यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप हमेशा उनको देखते होंगे सरकार की तरफ से बयान, ये वो, कोल मिनिस्ट्री भी है उनके पास। अब बोल रहे हैं वो आते हैं ब्राह्मण समाज से, वहाँ पर उनकी जो ब्राह्मण समाज की जो पूरे कर्नाटक में कह लीजिए कि उनकी जनसंख्या उतनी नहीं है, वो कम है। और किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में अगर कोई लिंगायत खड़ा हो जाएगा विरोध में तो मुश्किल होगा किसी को भी जीतना। ब्राह्मण समाज के लिए तो मुश्किल होगा ही होगा, लिंगायत अगर उनके कंपटीशन में है। अब देखिए कि अगर इस तरह से हो गया कि वो बढ़ता चला गया और लिंगायतों का समर्थन जो है उस क्षेत्र पर्टिकुलर में अगर चला गया, प्रहलाद जोशी को नहीं बल्कि चला गया ये लिंगायत साधु जी जो है, संत जो है, तो बहुत मुश्किल हो जानी है। उसका सोल्यूशन तो खोजना ही पड़ेगा। ऐसे में जबकि वहां पर राज्य सरकार भी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। पर यह है कि येदियुरप्पा एक बहुत प्रभावशाली नेता है, अपने स्तर पर वो सॉल्व कर लेते हैं क्या, क्योंकि बड़े मंत्री हैं। अब देखिए हमने दो मंत्रियों का मोदी जी के दो मंत्रियों का जिक्र हो गया यहाँ पे, और दोनों अपने अपनी तरीके से समस्याओं में जूझ रहे हैं। पर ये प्रहलाद जोशी के लिए ये आसान नहीं होगा। लेकिन ये दोनों ही लोग, दोनों ही मंत्रियों का हमने जिक्र किया, वो पूरे समाज को प्रभावित करते हुए पूरे राज्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि लिंगायत अगर समुदाय के कोई संत अगर खड़े हो गए हैं तो वो संदेश सिर्फ एक सीट तक कायम नहीं रहेगा, वो कई सीटों पर जाएगा। अगर इधर ब्राह्मण माफ कीजिएगा, एक तरफ क्षत्रिय और पटेल अगर आपस में क्लैश होता है तो वो पूरे राज्य भर जाएगा और हो सकता है दूसरे राज्यों पे भी असर जाए। तो ये छोटी बातें नहीं हो रही हैं दोनों ही राज्यों में। बिल्कुल, शायद इसीलिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि देखिए कि इस तरह के जो बातें होती हैं। अब मान लीजिए कि कितनी सीटें, 29 सीट्स कर्नाटक में, 26 सीट्स गुजरात में, और बैलेंस इतना बढ़िया है बना हुआ कि 26 गुजरात में मिली है ना, और 29 में से 25 सीटें
दक्षिण में सीटें नहीं मिलती है भारतीय जनता पार्टी को अभी, लेकिन वहां 29 में से 25 सीटें मिली हुई और सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि ये 370 का लक्ष्य कैसे आएगा। और ऐसे में जाहिर है ये 26 गुजरात के, ये 25 कर्नाटक के बड़े इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में जबकि वो रायता फैल गया है, राजनीतिक रायता कैसे संभालते हैं शीर्ष नेतृत्व तो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब तो ये बात आम हो गई है, जिन चीज़ों पर हमने चर्चा की कि एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदर अंदर सुलगता हुआ ये सतह पर मामला आ गया है। अब देखिए, मतलब 50 से ज़्यादा सीटें, 55 के करीब सीटें मान के चलिए दोनों ही राज्यों में मिलाकर, इन पे अगर डैमेज हुआ तो फिर नुकसान जो 400 पार का नारा है उस पे हो जाएगा। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार की तरह इस बार भी चीज़ों को मैनेज कर लेगी, लेकिन अगर नहीं कर पाती है तो इंडिया गठबंधन के लिए एक मौका होगा कि उस चीज़ को भुना पाए। क्या वो भुना पाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।